Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और हिंदी पेडागोजी का ही आपका मेगा प्रैक्टिस सेशन है. 5 मेगा प्रैक्टिस सेशंस की हमने बात की थी, जिसमें से 3 हो चुके हैं. अगर नहीं देखें तो देख लीजिए. ईवीएस, सीडीपी और इंग्लिश पेडागोजी, ये 3 मेगा सेशंस हो चुके हैं, जिसमें एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, सीडीपी में 60 क्वेश्चंस हमने किए हैं और आज हिंदी में भी हम एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपका मैथ्स पेडागोजी का एक मेगा सेशन रह जाएगा, वो हम कर लेंगे. हो सकता है कल मैथ्स पेडागोजी का ही मेगा प्रैक्टिस सेशन करके और परसों से आपकी जो सीडीपी का और हिंदी पेडागोजी की मेरी पूरी कोशिश है. इस बार जो आपके मैराथन सेशंस हैं वो अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. अब मैं यहाँ इंटरनेट पे सारी कहानियाँ या सारे दुख व्यक्त करके या एक लंबे समय से लगातार जब आप काम करते हैं तो एक फटीग भी होता है, तो उन सब बातों पर चर्चा करने का कोई सच फायदा है नहीं. बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीज़ें कम हैं. नोट्स प्रॉपर आपको दिए हुए हैं, प्रीवियस मैराथन्स भी हैं जो सफिशिएंट हैं, और थोड़ा सा आप एनालाइज कर लेंगे नए पेपर्स को भी जो इस बार टॉपिक वाइज भी कराए हैं. तो स्टार्ट करते हैं, तो काम आपका बन जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है. टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, पीडीएफ आपको बाकी के तीनों सेशंस की मिल चुकी है विद आंसर्स, इसकी भी मिल जाएगी वहीं, और ये सेशन आपको पसंद आएगा ही. स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक्स हैं लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस बार बहुत सारे सेट्स नहीं बनने वाले हैं. ऑफलाइन पेपर है तो 1-2 सेट में कहानी निपट जाती है, बल्कि ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत रीशफल हो जाते हैं आगे पीछे अलग सेट में. चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है. पहला क्वेश्चन आपके सामने, पोल में आप जवाब देंगे और बताएंगे आज ये इंटरनेट की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. हाँ, आप बिल्कुल हम लोग मिल ही रहे हैं. चलिए करें, कंटिन्यू करें. बहुत बढ़िया, मैराथन करवा दीजिए. मैं समझती हूँ आप लोगों का मतलब पूरा ये मैराथन को लेके जो प्यार है, क्योंकि इतने सालों से होती आ रही है मैराथन, तो करेंगे उसमें हम. बट सीडीपी और हिंदी मतलब 1-2 सब्जेक्ट्स की मैराथन इस बार हो पाएगी, क्योंकि बाकी चीजें भी हैं जो करनी है, जैसे कि ये सेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट से और पोल में जवाब दीजिए. ठीक है जी, ये शेयर कर दीजिएगा. बहुत कम समय पहले ये आपका सेशन आज फिक्स हुआ है. अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा. भाषा और साक्षरता विकास को, यानी लैंग्वेज और लिटरेसी को, मतलब भाई पढ़ना लिखना, ये सारी साक्षरता में चीजें आती हैं. तो भाषा और साक्षरता को बल किससे मिलेगा? पहला ऑप्शन है बच्चे पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से. मतलब बोझ क्या सिर्फ ज्यादा संसाधन होने से डलता है? ऐसा कहना गलत होगा. सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, जो कि सही जवाब आप लोग दे रहे हैं कि जब आप नेचुरली उसको लिखने के मौके देंगे. मान लीजिए परिवार है तो जो भी उसको आता है वो लिखे, वो नेचुरली मतलब सहजता से, है ना. बहुत ज्यादा उस पर बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है. ठीक, तो जो उसके अंदर से नेचुरली आ रहा हो, सहजता से वो लिखे. वाचन के, बातचीत के उसको मौके मिले, जो सहज रूप से थोड़ा बहुत गलत बोले, थोड़ा बहुत गलत लिखे, चल जाएगा, लेकिन वो सहज रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, यानी नेचुरली एक्सप्रेस कर पाए खुद को. ठीक है ना. जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करें. मतलब जो पहले से अच्छे डेवलप्ड हैं उनके बारे में ही सोचें, ये गड़बड़ हो जाएगी. कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहां पुस्तकें रख दें, यानी एक कॉर्नर बना दिया, बस वहीं पुस्तकें रखी हुई हैं, तो ये तो बेहतर तरीका नहीं होगा. बच्चा कहाँ एक्टिव है? बच्चा यहाँ एक्टिव है नेचुरली. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए. आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? यानी व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं, इनकी व्याख्या करना सीखना. स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना. या फिर यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना, या व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना. सोशल साइंस ना हम पहले करते थे, ना हम अभी कर रहे हैं, बैचेस में कराया जाता है, वो आप वहीं से रेफर कीजिए. मैंने कोशिश किया, कई बार सोचा है, बट उतना समय और एनर्जी जो है निकल नहीं पाया कि सोशल साइंस पे काम हो, है ना. तो वो तो मैंने आपको प्रॉमिस किया भी नहीं था. देखिएगा एक बार, बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं. इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं भाई. वैसे तो अभी काफी रात हो ही गई है. देखिएगा, अगर हम बात करें व्याकरण शिक्षण का, और ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. सिलेबस नहीं बदला, इतनी सारी मैराथन्स पड़ी हुई हैं आपकी, डोंट वरी. और अभी तो कर रहे हैं ना, जितना हो पाएगा करेंगे ही. बी ऑप्शन 70% लोग कह रहे हैं. स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यानी जो एक नेचुरल डिस्कशन है उसके बीच में, संदर्भ में बेसिकली आप व्याकरण लेकर के आ रहे हैं. कुल मिला के बात ये है, संदर्भ बोले तो जो नेचुरल डिस्कशन है या जो कोई भी एक चीज चल रही है उसके संदर्भ में आपने बता दिया. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में किसी को भी नहीं हो रही है? बढ़िया जवाब आप लोग दे पा रहे हैं.
सनोवर कह रहे हैं मैम बीएड वाले अब क्या करें, फर्स्ट पेपर दें या नहीं दें? अगर नहीं देना है तो सेकंड पेपर पर ही फोकस करें। नहीं सनोवर, देखिए 3 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन हैं, ये मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी अभी कि आप कोई भी पेपर छोड़ दें इस बेसिस पे कि अभी जो लॉ आ गया है या जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है, कल को चीजें क्या हो, कोई एक स्टेटमेंट आ जाए, कुछ और आ जाए जिनका अब तक है, कुछ भी अगर पॉजिटिव होता है और आपने पेपर छोड़ दिया तो फिर पछताना रह जाएगा सिर्फ। तो उस पछतावे से बचने के लिए वर्स्ट केस में क्या होगा, क्योंकि फीस आपने भर दी है, पेपर आपको दे देना चाहिए। अब 3 सब्जेक्ट कॉमन ही है, चाहे वो बीपीएससी वाले ही हो, चाहे हमारे दिमाग में हो कि हाँ ऐसा होगा, बट अभी प्रॉपरली तो नहीं कहा गया ना सामने सामने, तो पेपर तो देके आइए, अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिए। और ठीक देखिएगा, व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका, तो यही है, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। सिर्फ नियम की व्याख्या कर दो, अपवाद है तो उसको पहले बता दो कि भूमिका क्या होती है व्याकरण की, उसका महत्व समझा दो, नहीं। नेचुरली जब आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में व्याकरण आपको उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा दिया जाए। व्याकरण सर्वाधिक बेस्ट तरीका यही होगा कि नेचुरली आपको संदर्भ में समझाया जाए, यह स्वाभाविक रूप से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? तो सामग्री निर्माण लैंग्वेज को सीखने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। देखिए सरल से जटिल की ओर जाया जाता है और हर एक आयु वर्ग के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी जटिल की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो गलत हो गया। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, ये बात एकदम सही है जो आप 69% लोग कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे ग्रेडेड वे में अपग्रेड करेंगे हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, सरल से जटिल की ओर जाएंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते जाते हैं, स्तर को बढ़ाते हुए चलते हैं धीरे धीरे। पाठ्य पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होती है तो सामग्री से भर दो, ये सब बेकार की बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा? यानी जो अध्यापक हैं वो बच्चों की गलतियां यानी उनके एरर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करते हैं कि किस तरह की गलती बार बार हो रही है, फिर से पढ़ाते हैं जहां कमी रह जाती है, जहां पे बच्चा ज्यादा गलती कर रहा होता है, जहां उसको स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है। ये सब किसका पार्ट है? सूक्ष्म शिक्षण का, यानी माइक्रो टीचिंग का? जी नहीं, वो तो टीचिंग ट्रेनिंग में ही हो जाता है, प्रॉपर क्लास में थोड़ी माइक्रो टीचिंग होती है। उपचारात्मक शिक्षण का, नियमित शिक्षण का या चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया? तो ये उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है कि आप पहले डायग्नोस किया होगा, पहले निदान किया होगा, फिर बाद में उपचार दे रहे हैं कि यहां समस्या रह गई, चलो इसको दोबारा पढ़ाते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? ये टॉपिक्स हर बार आते हैं। मुक्त लेखन यानी फ्री राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो मुक्त लेखन मतलब बच्चे को सहज रूप से आप लिखने दे रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है? यानी नेचुरली जो उसके मन में, मान लीजिए आपने कहा दिवाली एक टॉपिक दिया, या फिर दीपावली के अलावा आपने टॉपिक दिया परिवार, आपने टॉपिक दिया कुछ और उसका फेवरेट कोई भी गेम या खेल हो सकता है, तो उस पे वो कुछ भी जो उसके मन में आएगा। मुक्त लेखन में होता क्या है, एक सीमित समय दिया जाता है, यानी मान लीजिए 30 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय, 5 मिनट तक जो जिसके दिमाग में आएगा उस विषय में वो अपना लिख सकता है, बहुत ज्यादा व्याकरण का ध्यान रखे बगैर कि बहुत ज्यादा आपको हर एक जगह पे आप कॉमा लगाएंगे या सेमी कॉलम लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये सारे चिन्हों का बहुत ज्यादा प्रयोग या व्याकरण की सही फॉर्म है या नहीं, इस सब के परे आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस है मुक्त लेखन में। तो इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव बन पाता है, जो कि आप लोग कह भी रहे हैं, सी ऑप्शन, ठीक है ना। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए, सटीकता यानी एक्यूरेसी नहीं, मुक्त लेखन में एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं होता, यहाँ पे प्रवाह पे ध्यान होता है, प्रवाह मुक्त नहीं प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो, ये भी कहना गलत होगा, यहाँ पे प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की बात ही नहीं है। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं मुक्त लेखन में, ये सबसे बड़ा लाभ है, और वो मुक्त होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो नई नई क्रिएटिव चीजें भी, उनके विचार उनके दिमाग में, थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो उन पे बोझ नहीं है कि ये मैंने सही फॉर्म लिखी है कि नहीं, है ना, मतलब जो भी उनके मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं, तो उनके विचार जो हैं वो क्रिएटिव ज्यादा हो पाएंगे, रचनात्मक ज्यादा हो पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान भाषा की टेक्निकलिटीज पे कम है इस समय। लिखने या न लिखने की स्वच्छंदता हो, ऐसा नहीं है। मुक्त लेखन का मतलब ये नहीं होता मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए, यानी हम ग्रामर में अगर एक्टिविटीज करा रहे हैं या कोई भी कार्य है तो किस तरह के होने चाहिए? संदर्भ के अनुसार, जीवन उन्मुखी यानी जीवन के परे, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए या स्मृति पर आधारित होने चाहिए? तो हमें पता है व्याकरण और संदर्भ का बहुत प्यारा सा रिश्ता है, कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सीखना, संदर्भ के अनुसार व्याकरण सीखना,
जिस समय परिस्थिति काल की बात हो रही है उस समय परिस्थिति काल के अनुसार, उस स्टोरी के अनुसार हम क्या दें, बच्चे को व्याकरण के नियम भी बता दें। कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके बीच में जो संज्ञा के शब्द आए तो उससे बता दिया कि बेटा ये जो शब्द थे या ये जो बात थी, मान लीजिए हम लोमड़ी की चतुराई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चतुराई क्या है, वो उसकी विशेषता या एडजेक्टिव हो गया, तो वो विशेषण कहलाएंगे ऐसे शब्द। तो ये सब क्या है, हम संदर्भ में सिखा रहे हैं व्याकरण को, ठीक है ना। हाँ, मैं उदय सर ले लेंगे क्लास चालू। चलिए, खैर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आसान लग रहे हैं अब तो, और ये ऐसी चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता पेपर में, है ना। क्वेश्चन मुश्किल अगर आते हैं तो वो कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो भी हमें लगते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सी एक बात सही है। ठीक, कल 9 बजे हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे, है ना। मतलब आप लोग अभी क्लास आपकी बिल्कुल कंटिन्यू है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा सही है। सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, यानी जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, वो सब लैंग्वेज लर्निंग का ही है। भाई सही बात है, कोई भी सब्जेक्ट हम बिना लैंग्वेज के नहीं पढ़ सकते, बिना भाषा के नहीं सीख सकते। तो भाषा तो आप सीख ही रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो, चाहे वो अंग्रेजी हो, अंग्रेजी तो खुद ही भाषा है, हिंदी खुद ही भाषा है, लेकिन चाहे वो इतिहास हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, तो भाषा तो आप अपने आप ही सीख रहे हैं। तो सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा का अधिगम है। विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता, ये कहना गलत है। कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं तो भाषा अधिगम में भी मदद करेगा, लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प मिलेगी। विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम गलत बात है। बिना भाषा के कैसे तो आप गणित पढ़ेंगे, बिना भाषा के कैसे आप विज्ञान पढ़ेंगे, उसकी भी तो अपनी भाषा है ना हर सब्जेक्ट की। ठीक, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए, यानी जो कंटेंट उस सब्जेक्ट में दिया हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, बस उसी आधार पे नहीं, हमें इसको इतना सीमित नहीं करना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है, यानी भाषिक निपुणता जो है, यानी लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट हो जाए, इस चीज के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। पहला, भाई अब बफरिंग नहीं है, बफरिंग ने बहुत समय खराब किया इस बार हमारा सीटेट में, मैराथन्स भी डिस्टर्ब की हैं। हाँ, बात सही है रेहान, बट यार अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो काम चलेगा कैसे। इंटेंशन तो यही रहती है ना कि क्लास होगी ही, ठीक। अब नहीं होती तो आपको पता लग ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। तो व्याकरणिक नियमों की ड्रिल और अभ्यास द्वारा, यानी कि बार बार प्रैक्टिस कराते रहो, तो ये तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका बिल्कुल नहीं है। ड्रिल और प्रैक्टिस वैसे भी कोई पॉजिटिव नहीं है, कीवर्ड्स का एक सेशन रखेंगे, उसमें ही डिस्कस भी कर लेंगे। नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, यानी कि सिर्फ उनको डिक्टेशन बोलते रहो, इमला बोलते रहो, तो उससे क्या होगा, निपुणता आ जाएगी बच्चे में, नहीं। वर्तनी की अशुद्धि तो दूर हो जाएगी, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कम हो जाएंगी, लेकिन भाषा के और भी पक्ष हैं। कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर सबसे बेहतर यहाँ बच्चा भाषा सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। उसको कोई एक रोल प्ले दे दिया, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी जिसमें वो भाषा का प्रयोग करे, कोई भाषण हो गया, कोई और डिबेट डिस्कशन हो गया, चर्चा और ये सब चीजें, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। शब्द भंडार का संवर्धन से काम नहीं चलेगा, शब्द बहुत सारे आते हों और प्रयोग ना आता हो तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब आप कहानी चूज कर रहे हैं, किस कहानी को आप पढ़ाएंगे या जिसका डिस्कशन होगा क्लासरूम में, तो कौन सा एक क्राइटेरिया कहानी को चयनित करते समय नहीं होना चाहिए। सिंधु कल या परसों में होगी भाई, है ना। बस आप सेशन देख लेना एक बार, यूट्यूब पे चेक कर लेना कि मैराथन कब हो रही है, कल हो रही है कि परसों हो रही है, पता लग जाएगा। नो प्रॉमिस। देखिएगा, मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस्ड हो, उसकी एज के हिसाब से हो, कोई भी सामग्री अगर आप चूज कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित हो, किस स्तर पे बच्चा है, अभी कितना आता है, उस आधार पे आप नई सामग्री चूज करते हैं। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे, ये भी सही बात है, वो किस संस्कृति, किस समुदाय, है ना, कैसे वो कनेक्ट कर पाएगा उस कहानी से, बात सही है। लेकिन चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए, ये एकदम गलत क्राइटेरिया है कि आप बाहर का अगर कोई लिटरेचर है या पुस्तकें हैं या किसी और संस्कृति से हैं तो आप कहेंगे नहीं हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कहना एकदम रिजिडिटी होगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन नहीं होगा, और लचीलापन हमें चाहिए ना कि रिजिडिटी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है, यानी जितना उसको आता है अपने संज्ञानात्मक स्तर, जो उसका करंट नॉलेज का लेवल है, उसमें +1 करके वो जो है
सीखने की कोशिश कर रही है। याद कर लीजिए, स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। बोधगम्य निवेश कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। जितना आता है उससे +1 लेवल पे रखो आप बच्चे को, जो भी पूछ रहे हो सिखा रहे हो, ताकि थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो, थोड़ा चैलेंज भी फील हो और थोड़ा उसको कंट्रोल में भी फील हो कि हाँ थोड़ी चीजें मुझे आती हैं। तो इसलिए हम नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो आता है उससे हल्का सा एक लेवल ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और ये कहता है जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको जो भाषा ऑलरेडी है हमारे पास, अधिक जो भाषा चल रही है उसके साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर दे रहे हैं। यानी भाषा में तो हम भाषा को पढ़ ही रहे हैं, हिंदी को पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस हिंदी के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ रहे हैं, या बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम या हम क्या कहते हैं, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ये गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं, ये भाषा अर्जन नहीं कहलाता, ये LAC लैक कहलाएगा। यानी जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर दे रहे हैं, दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीख रहे हैं आप, ये नहीं कहा है कि किसी भाषा के ग्रामेटिकल या व्याकरणिक नियमों को सीख रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, स्कूल में सीख रहे हैं, वो भाषा अर्जन होता है। उसमें बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही होती, भाषा की बात हो रही होती है। ठीक है ना? तो ऐसी गड़बड़ हमको नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है लैंग्वेज के अंदर? पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, यानी कि हम बच्चे की कमियों का पता लगाएं उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना करके। या फिर सेकेंड ऑप्शन है विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देना, भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थी की क्षमता की जांच करना। नहीं, सिंपल बात है, निदानात्मक परीक्षण होता है इसलिए कि पता चल सके कि कमी कहां है। उपचारात्मक शिक्षण की योजना जो रेमेडियल टीचिंग है, निदानात्मक बोले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं समस्या है कहां। और ये इसका जो प्रयोग है वो इसके लिए किया जाएगा कि कल को जब रेमेडी देनी हो, उपचारात्मक शिक्षण देना हो, तो हमारे पास एक योजना हो कि बच्चे में दिक्कत कहां थी और उसकी कमियों का पता लगा करके हम योजना बना सकें किसकी, उपचारात्मक शिक्षण की। तो आसान बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है, यह क्या कहलाएगा? है ना, इंग्लिश पेडागोजी का सेशन जिन्होंने लिया होगा उनको याद आ रहा होगा, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक, तो वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, मतलब पढ़ और समझ सकें दूसरे, इस बात पे फोकस किया जाए। और बाकी चीजें जैसे हस्तलेखन, वर्तनी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, विराम चिन्ह है कि नहीं है, सामान्य लेआउट ठीक है कि नहीं है, ये प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन में आता है। ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें आप और मैं कुछ खास कर नहीं पाएंगे। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। ये क्या कहता है समझिएगा, एक बार फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, साझा पठन के लिए यानी शेयर्ड रीडिंग जिसको हम कह रहे हैं, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, शेयर्ड रीडिंग यानी ये मैंने इंग्लिश वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन था। साझा पठन मतलब शेयर्ड रीडिंग जिसमें टीचर एक बार खुद से पढ़ के बता देता है, एक मॉडल रीडिंग मिल जाती है ताकि बच्चे को भी पता चले कि इसका आदर्श रूप ये है, आदर्श वाचन हो जाएगा, सही उच्चारण के साथ टीचर उसको सही सुर लय ताल के साथ उसका पठन करेगा और बाकी बच्चे फिर साथ में चलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइडेड रीडिंग की, है ना, वो उस केस में बच्चों के साथ जहां उनको दिक्कत है वहां टीचर साथ में होता है गाइड करने के लिए, ये मेन अंतर है। तो साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहेंगे। नहीं, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए कहना, ये भी नहीं है कि इसका मतलब साझा पठन है, वो तो फिर आप आदर्श वाचन जैसा कुछ कर रहे हैं। पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, ये भी गलत होगा। पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना कि ये एग्जैक्ट ऐसे पढ़ा जाएगा, ये इस शब्द का उच्चारण ऐसे होगा, कहाँ कितना विराम देना है, वो सारा कुछ आप प्रॉपर आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए, ये आपका किस में आएगा? साझा पठन में आएगा, शेयर्ड रीडिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि कहलाती है। यानी संज्ञा समझाने के लिए टीचर ने क्या दिया? पहले उदाहरण दिया, यानी एग्जाम्पल। उदाहरण से नियम की ओर इंडक्टिव कहते हैं इसको, जिसको आगमनात्मक हिंदी में कहेंगे।
निगमनात्मक डिडक्टिव होता है, इसमें पहले नियम बताया जाता है, ठीक है ना। तो आगमनात्मक में पहले आप उदाहरण देते हैं और बाद में जाकर के आप परिभाषा बताते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई, आसान सा जवाब है और आता भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत करती है, इसमें कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बताइएगा। घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत किया यानी बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग यहां किया गया है अध्यापिका के द्वारा। पहला ऑप्शन है छोटी सी आयु में बच्चों पर अतिरिक्त भाषिक बोझ पड़ जाएगा। भाषिक बोझ कहां से आया, मातृभाषा बोझ थोड़ी होती है बच्चे के लिए, तो वो आसानी होगी उस बात से कि टीचर ने यूज किया है बच्चे की मातृभाषा को। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं पर रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा, यानी बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जो है रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा। रिपोर्ट लिखना इसमें उद्देश्य है बच्चे को समझाना, तो ये भी कहना गलत हो गया। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ हद तक सही बात लग रही है हमें। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित होगा, देखो मुद्रित समृद्ध नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई प्रिंटेड मटेरियल की बात नहीं हुई है। जो शिक्षिका हैं वो प्रयोग किसका कर रही हैं, मातृभाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो भाषा समृद्ध यानी लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट तो है यहाँ पे कि भाषा का अलग अलग लोगों की यानी अलग अलग बच्चों की मातृभाषा का वहां पे संकलन है या उनको इंक्लूड करना है, समावेशन है, तो भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चे पॉजिटिवली सीख पाएंगे। क्योंकि एक अच्छा मातृभाषा तो आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो भी यही कह रही है कि भाई मातृभाषा में सिखाओ, जो कोठारी आयोग कह रहा था 1966-67 से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को एज इट इज ये पूछ लेते हैं अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन, टॉप से डाउन है ना, और बॉटम से अप मतलब बिल्कुल छोटे अक्षर से और आप कहानी की तरफ जा रहे हैं, और टॉप डाउन में आप कहानी से नीचे अक्षर की तरफ आ रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी जर्नी होगी, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति सही नहीं है। चित्रों को देखकर अर्थ का अनुमान लगाना, यानी जब आप चित्र देख रहे हैं तो अर्थ का भी अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब जो एक टोटल कहानी है उससे आप अर्थ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो, कोई आप शब्दावली याद कर रहे हो। तो ये तो टॉप डाउन है, हमसे नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। इसमें वर्णमाला के अक्षरों, उनकी ध्वनियों और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण शामिल है, ये कहना गलत होगा। वर्णमाला हुआ, अक्षर हुआ, ध्वनि हुई, अलग अलग शब्दों के अर्थ जानना हुआ, फिर उन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना हुआ, फिर आप पूरे एक पैराग्राफ या एक पैसेज की तरफ जाते हैं, गद्यांश पद्यांश जो भी हम कह रहे हैं, तो ये सब जो है ये बॉटम अप में आएंगे। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि अक्षर से वर्णमाला से अक्षर, फिर हम ध्वनि, फिर अलग अलग शब्द, तो ये बॉटम अप अप्रोच है ना कि टॉप डाउन। तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। साझा पठन, अब ये साझा पठन में बिल्कुल आप पूरी कहानी पढ़ रहे होते हैं, निर्देशित पठन में भी, गाइडेड रीडिंग में भी पूरी कहानी समझ रहे होते हैं बच्चे, ना कि एक एक अल्फाबेट या अक्षर को समझ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में व्याकरण, ऐसा रेयर ही कोई सेट आपको मिलेगा आज तक जहां क्वेश्चन ना आया हो। संदर्भ में व्याकरण का मतलब है कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सीखना। फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन करा दीजिए मैम। गीता, मेरा बस चलता है, आप चीजें अगर ठीक रहती हैं इस बार तो वो तो सारी ही सब्जेक्ट की होनी थी मैराथन, बट रहे कुछ कारण, तो प्रीवियस जो इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन है एक बार वो आप रेफर कर सकते हो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी, बट अभी उस पर कोई प्रॉमिस नहीं है। सीडीपी में पक्का कराऊंगी, अगर मौका मिला तो हिंदी पेडागोजी भी कराऊंगी। एक कीवर्ड का सेशन आपका होना बहुत जरूरी है मैराथन से भी ज्यादा, क्योंकि मैराथन आपके पास प्रीवियसली है, फ्री नोट्स भी हैं जो मैंने दिए हुए हैं, वो सब काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सीडीपी तो पक्का ही है, परसों होपफुली सीडीपी हो जाएगा, कल हम मैथ्स पेडागोजी का एक वो खत्म कर लेंगे। देखिएगा 63% लोग सी कह रहे हैं। संदर्भ में व्याकरण, विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करने पर बल देती है, बात तो सही है। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है, आप लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे, चलिए ठीक है। भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पे, ये कहना गलत होगा। नियमों का अति सामान्यकरण करने पे नहीं। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि, अरे नहीं भाई नहीं, है ना। व्याकरण अनुवाद विधि से, ये पता नहीं कहां से आपके दिमाग में ये सेट हो गया है। विषय, ये इंग्लिश में भी आया था सेम क्वेश्चन, विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करना संदर्भ में व्याकरण कब से हो गया, ये तो बिल्कुल ही खराब बात हो जाएगी। ग्रामर ट्रांसलेशन में तो संदर्भ में व्याकरण सिखाई नहीं जाती, बल्कि व्याकरण अलग से ही रटवाई जा रही है अगर देखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सी ऑप्शन सही हो जाए। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे, क्योंकि जब आप संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं, कोई कहानी पढ़ते समय आपको पता चला कि अरे ये जो चतुराई है या क्लेवर
जो एक वर्ड है ये क्या है, एक विशेषता बताने वाला शब्द है, एडजेक्टिव है। तो ये आपने नियम इनडायरेक्टली ही आत्मसात कर लिया। जब आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि कहीं मान लीजिए गया वेंट टू स्कूल, तो अब आपके दिमाग में वो सेट हो गया, आत्मसात कर लिया नियम के सेकंड फॉर्म वेंट होती है गो की। समझ पा रहे हो ना? तो भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं आप जब संदर्भ में सीख रहे होते हैं। अलग से व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो आप रट्टे लगाते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। पाठ्यचर्यक विषय जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा आदि अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? तो पाठ्यचर्यक विषय यानी जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इतिहास यानी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, शारीरिक शिक्षा है, ये सब अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यानी जब आप गणित पढ़ रहे हैं तो एक अलग तरीके से आप भाषा का प्रयोग होता है ना, रुचिकर भी होता है। इतिहास में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे नए नए शब्द से लेकर नए नए ढंग से पढ़ाया जाता है। तो बात सही है कि आप भाषा भी सीख रहे हैं। इसको भाषा समावेशन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। भाषा जब आप सीख रहे होते हैं तो उसको अर्जन कहते हैं। ये तो अर्जन कहा ही नहीं जा सकता जब आप बाकी विषयों से अलग अलग ढंग से भाषा को सीख रहे हैं। भाषा समावेशन कह रहे हैं कई लोग, ये भाषा बोधगम्यता, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। देखिए ये बात पता नहीं आप क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं इतना, भाषा समावेशन की तरफ। भाषा समावेशन नहीं है ये अगेन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, यानी भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी भाषा के प्रयोग का मौका मिल रहा है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में जब आप किसी भी लैंग्वेज को प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी एक पूरे करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स में एक लैंग्वेज है जो कॉमन है। जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। ठीक है ना बात? तो इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कक्षा 8 की भाषा अध्यापक रीमा कक्षा में सस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करती हैं। आपकी राय में सस्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है जो रीमा को नहीं करना चाहिए? सस्वर कथा पठन बोले तो कि टीचर जो है वो प्रॉपर सुर लय ताल के साथ कथा का वाचन करे। ठीक है ना? मतलब जहां पे कहां कितना उतार चढ़ाव है, कहां विराम लेना है, कहां अपनी भाषा में या अपनी टोन में चेंज लाने की जरूरत है, अपने एक्सप्रेशन में परिवर्तन की जरूरत है। सस्वर कथा पठन के अंदर ये चीज आती है कि आप मौन वाचन है एक, तो दूसरा है सस्वर यानी लाउड रीडिंग हो रही है, तो वहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन से लेकर के और इंटोनेशन तक सब अच्छा होता है, यानी उतार चढ़ाव भाषा में और आपका उच्चारण, ये सब चीजें क्लियर होती हैं और आप एंजॉय भी कर पाते हैं उस सेशन को। ठीक है बात? अगर हम बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन 42% लोग कह रहे हैं कहानी के निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना जो विद्यार्थियों से पूछे जा सके। भाई बात क्या चल रही है कि सस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आपकी राय में सस्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट जब लाउड रीडिंग हो रही है या सस्वर कथा पठन हो रही है? तो पहले तो अनेक बार कहानी खुद से पढ़नी पड़ेगी। भाई मछली जल की रानी है, अगर टीचर ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उस सुर लय ताल के साथ वो क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाएंगी। बात सही है, तैयारी के समय ये करना पड़ेगा। जिन शब्दों के बारे में वह सुनिश्चित नहीं है उनको समझना, अगर कहीं पे किसी शब्द को समझने में दिक्कत है तो वो भी समझ के जाना। पठन पूर्व गतिविधि की योजना बनाना के जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, क्या पूछना है बच्चों से, लेकिन ये नहीं कि कहानी का जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर प्रश्न बनाना, ये लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस में नहीं आएगा, है ना? ये आप वैसे भी कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां भी आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल कहता है आपसे, मनप्रीत पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका है। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में वह रेडियो का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती हैं, यानी रेडियो क्या है, एक रिसोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा? यानी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, सिखाने में कौन सा एक चीज है जो मदद नहीं करेगी, यानी हेल्पफुल नहीं होगी लैंग्वेज को सिखाने के एक संसाधन के रूप में? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना। यानी भाई रेडियो क्या एक संसाधन है भाषा सीखने में, सही बात है, एक रिसोर्स है, एक एड है। प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, इससे भी बच्चों की भाषा का विकास जो है बेहतर होगा। रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना, ये हमने इंग्लिश में भी किया ही था। ये इतिहास का विषय है ना कि भाषा का, कि रेडियो कब आया था, कहां से बनाया, किसने बनाया, या फिर साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, इतिहास में भी नहीं पढ़ेंगे। ये रेडियो का इतिहास जो कि साइंस के अंदर चला गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये
सही नहीं होगा। बाकी रेडियो से उसके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाजें मिलेंगी, तो लैंग्वेज बाकी ऑप्शन से सीखी जा रही है, लेकिन ये किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई फिर, है ना। इतिहास हो गया कि जानना, और मॉडल बनाना फिर साइंस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक लेखक की भूमिका में शामिल है, यानी जो एक राइटर का रोल है उसमें क्या शामिल है? मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन करना, यानी जो भी मुख्य विचार बिंदु है उस एक कॉन्टेक्स्ट, जो भी एक सामग्री है उसका उस पर चिंतन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेखन सामग्री के प्रकार के बारे में विचार, जो भी लिखने की सामग्री है, कविता, कहानी, रिपोर्ट, विधि, निर्देश आदि, इन सब पे विचार। कौन और क्यों इसका पाठक होगा, कौन पढ़ने वाला है, ये किसके लिए है, ये चीजें, इन सब के बारे में। देखिए जब बात हो रही है कौन पढ़ने वाला है ना, ये रिपोर्ट बनाई जाए, कविता लिखी जानी है, कहानी लिखी जानी है या पढ़ी जानी है, कौन इसको पढ़ने वाला होगा, है ना। न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आएगा तो पहले ये सोचा जाएगा ना इसके दर्शक कौन होंगे, या टीवी पे आप ऐड भी देखते हैं तो किस समय पे कौन सा ऐड आएगा, उनको सब पता है कि इस टाइम पे जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में रहती हैं तो ये वाले विज्ञापन चलाओ, या ये वाला टीवी सीरियल चलाओ, है ना। ये फलाना सीरियल है, भाभी जी घर पर हैं, रात को 11 बजे चलाओ, पूरा परिवार बैठे देखे, ये सब क्या है, वो उन्होंने पहले से कंपोजिशन के समय पे ये सब सोचा है ना, कि हमारी ऑडियंस कौन होगी और क्या इसमें होना चाहिए। तो ये संयोजन यानी कंपोजिशन में आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब इसमें ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान रखना होता तो ये प्रतिलेखन या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, यही अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म, विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन सूचना आदि। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस सामग्री को क्या कहेंगे? बताइएगा फटाफट से। अगर हम बात करें तो ये कौन सी सामग्री है? जब आपको एक एडवर्टीजमेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बस इसको कभी छोटा बना देते हैं, कभी इतनी चीजें ना लिख करके एक चीज लिख देंगे, है ना। तो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें, एडवर्टीजमेंट दे दिया, कोई रिपोर्ट दे दी, कोई न्यूज आर्टिकल, तो पता नहीं कितनी बार पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। और इसमें आप लोग इंग्लिश में भी गलती कर रहे थे और इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें बाह्य सामग्री, इसको एक्सटर्नल रिसोर्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। अगर कोई कह रहा है ऐसा तो गलत है। ये एकेडमिक सामग्री है, तो एकेडमिक सामग्री थोड़ी होती है न्यूज रिपोर्ट, एकेडमिक्स के लिए थोड़ी बनाई गई है न्यूज रिपोर्ट, तो जनता के लिए पढ़ने के लिए बनाई गई है, ठीक। स्वाभाविक सामग्री या प्रमाणिक सामग्री, इसमें कई लोग, आप लोग पिछली बार इंग्लिश में भी यही कह रहे थे कि इसको तो नेचुरल मटेरियल कहेंगे, जो कि एकदम गलत होगा। ये प्रमाणिक सामग्री कही जाती है, या इंग्लिश में कहें तो ऑथेंटिक मटेरियल कहा जाता है। ये एक नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों का फिक्स है, हर बार आता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये है आपकी, कितने लोग डी ऑप्शन दे रहे थे? 32% लोग, 38% लोग ए दे रहे थे, जो कि एकदम गलत है। देखिए एक्सटर्नल मटेरियल नहीं, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। अगेन मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि एक सलीका होता है किसी चीज को, एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। पिताजी को पिताजी क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कह दे रहे हैं? उसका रीजन है कि टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए? प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक क्यों कह रहे हैं हम इसको? बाह्य सामग्री तो कोई भी हो सकती है भाई, जो स्कूल के सिलेबस से अलग है वो कोई भी बाह्य सामग्री है, सारी एक्सटर्नल ही है, ठीक। लेकिन ऑथेंटिक ये क्यों है, प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि वो जो न्यूज आर्टिकल है या वो जो फिल्म का कोई लेख है, वो आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए, भाषा के अधिगम के लिए नहीं बनाया गया, वो किसी और पर्पस, किसी और काम के लिए, जो कि ऑथेंटिक काम है, मतलब रियल लाइफ में वो यूज हो रहा है कहीं पे, और वो उस चीज के लिए ऑथेंटिक है। उस मटेरियल को हम क्लासरूम में लेकर के जब आ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक मटेरियल कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा को सिखाने के लिए कोई किताब नहीं बनाई गई जिसको लेकर के आया गया है। वो अगर किताब होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। इसको एक्सटर्नल कह सकते हो, बट ये एक्सटर्नल मटेरियल में भी ऑथेंटिक मटेरियल अगर हम कहें तो डी ऑप्शन है, स्वाभाविक नहीं होगा भाई, इसको ठीक कर लेना, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इनको अवांछनीय मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए? यानी जो त्रुटियां हैं वो अवांछनीय या एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसकी बजाय टीचर को कैसे देखना चाहिए इसको, गलतियों को, यानी एरर्स को, बच्चों के त्रुटियों को एक स्वाभाविक अंश के रूप में लेना चाहिए और उनकी अनदेखी करनी चाहिए। स्वाभाविक तो देखेंगे, बट अनदेखी करेंगे तो कैसे ठीक होंगी गलतियां? इन्हें विद्यार्थियों की मूर्खतापूर्ण गलतियां चूक के रूप में लेना चाहिए, एकदम खराब। गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए।
ये बात एकदम सही है कि गलतियों को बच्चे के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में हम देखेंगे। गलतियों को अध्यापक के लिए संशोधन कार्य जी नहीं, बच्चा सोचता कैसे है, उसका चिंतन प्रक्रिया कैसी है, उसके स्तर में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, ये सब बातें हमें गलतियों से पता लगती हैं। बच्चे की चिंतन में या चिंतन प्रक्रिया में झांकने का मौका देती है हमें गलतियां, ऐसा आपका एनसीएफ भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अध्यापक क्रिया विशेषण समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताते हैं कि क्रिया विशेषण किन शब्दों को कहा जाता है। पहले डेफिनेशन बताई, फिर उस प्रकार के क्या है उदाहरण प्रस्तुत किए। तो पहले डेफिनेशन है नियम से उदाहरण की ओर जाना, है ना, नियम से उदाहरण की ओर जाना, नियम से उदाहरण की ओर। पहले परिभाषा क्या है, नियम है एक तरह का जो एक फिक्स हो गया, ठीक है ना। नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमनात्मक कहलाता है, यानी डिडक्टिव मेथड, और उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमनात्मक कहलाता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ इसका, निगमनात्मक विधि, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाकी किसी का तो यहाँ सेंस ही नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, अध्यापक को विद्यार्थी का आकलन किस लिए करना चाहिए, यानी आकलन की या असेसमेंट की जरूरत क्या है। एक टीचर को बच्चे के असेसमेंट की जरूरत क्या है। ये जो पोल में आप जवाब दे रहे हैं ये असेसमेंट है एक तरह का, जिससे आइडिया लगता है कि कितने % लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, आपको भी पता लगता है कि आप कितना बेहतर सीख रहे हैं, कमी कहां पर है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये है पता लगाने के लिए कि लक्ष्य भाषा में सर्वाधिक रूप से उत्तम और निपुण कौन है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें बेटर कौन है। यहां सिर्फ टारगेट लैंग्वेज की बात हुई है नहीं, यहां तो इन जनरल असेसमेंट की बात हुई है सामान्य तौर पे। शिक्षार्थियों के सीखने में अंतरों या गैप का पता लगाना, चलो ठीक बात है। शिक्षार्थियों को उनके पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाने के लिए कहना, कुछ हद तक ये भी हो सकता है। शिक्षार्थियों की प्रगति की तुलना उनके सहपाठियों से करना, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। बेटर ऑप्शन इन दोनों में से भी ये है हमारे पास कि गैप का हम पता लगा रहे हैं। हालांकि अगेन बोर्ड ने जो है कहा कि सी को उठा लेते हैं, पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाएंगे, बट जो बेटर ऑप्शन है वो बी ही है। हम इसी के साथ जाएंगे। कई बार आंसर की में भी गलती हो जाती है रेयर केस में, तो हम उसी में इसको काउंट कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और जवाब वही रहता है जो हमने डिस्कस किया है। रोहित भाषा की कक्षा के लिए चाहता है कि विद्यार्थी भाषा के साथ भाषा में संलग्न हो, यह कैसे संभव है। यानी विद्यार्थियों को भाषा के अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषा के नियम सिखाकर सटीकता के साथ स्थान पर भाषा अर्जन करा देंगे अधिगम के स्थान पर। बताइएगा एक बार, अधिकाधिक अवसर देंगे तो नेचुरली ही चाहे वो अधिगम हो चाहे वो अर्जन हो, सारी ही चीजें भाषा के बारे में या लर्निंग हमेशा ही अच्छी होगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये क्या कहता है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूहों में बांटती है। पठन के स्तरानुसार सभी को पुस्तकें दी जाती हैं। वह प्रत्येक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सस्वर पठन करवाती है और पुस्तक के बारे में बात करती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं, साझा पठन यानी शेयर्ड रीडिंग। इसलिए मैं इंग्लिश का भी प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हिंदी इंग्लिश या सभी लैंग्वेज की पेडागोजी का सेम ही है, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका यहाँ निर्देशित यानी गाइडेड रीडिंग, ठीक है। इसमें हमारी कंफ्यूजन रहती है, उसको हम क्लियर करेंगे। वर्बली मैं आपको एक बार बता भी चुकी हूँ, ठीक। मौन पठन तो साइलेंट रीडिंग होता है, जब बच्चा मन में पढ़े। विस्तृत पठन हो गया आपका पूरा इंटेंसिव रीडिंग, वो करने की कोशिश कर रहा है, सारी डिटेल्स में जाने की कोशिश करेगा। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ किसकी, देखिए ये साझा पठन नहीं है, शेयर्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि टीचर ने खुद से नहीं बताया। शेयर्ड रीडिंग में टीचर खुद से आदर्श वाचन करती है, यानी वो खुद से पढ़ के बताएगी, फिर बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे बारी बारी से, टीचर हैं सबके पास, बच्चों को उठाया, उनको सस्वर पढ़ने के लिए कहा, कहीं दिक्कत है तो वो सॉल्व की, ग्रुप में बांटा हुआ है। ये गाइडेड रीडिंग का पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, देखिएगा एक बार, एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने। देखिएगा एक बार पोल फिर से दे दो। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूहों में बांट दिया, ठीक है। पठन के स्तरानुसार सभी को पुस्तकें दी जाती हैं, ठीक है। वह प्रत्येक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सस्वर पठन करवाती हैं, ठीक है, और पुस्तक के बारे में बात करती हैं, जो कि ठीक है ना। वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं, तो साझा पठन ही होगा भैया, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ शेयर रीडिंग जो है कर रहे हैं और टीचर करवा भी रही हैं, जो आपका सस्वर पाठन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अध्यापक भाषा में अधिगम की कमियों अंतरों के
कारणों की पहचान किसके द्वारा करवा सकते हैं या कर सकते हैं, यानी गैप कहीं रह गया, गलती कहाँ है बच्चे की, उसका पता कैसे लगाएं टीचर। उपलब्धि टेस्ट लेके, अचीवमेंट टेस्ट तो ये होता है कितना आता है, ये नहीं होता कि कमी कहाँ रह गई है। निपुणता टेस्ट होता है कितने निपुण हैं आप, अगेन ये भी फिर रिजल्ट पे ओरिएंटेड है। स्थापन टेस्ट निदानात्मक टेस्ट होता है इसी बात के लिए कि बच्चे की कमी कहाँ रह गई है, और इसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर, व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके आकलन को संबोधित करता है। व्यापक मूल्यांकन बोले तो सीसीई आपको पता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो आपका सीबीएसई ने लागू किया था, एक इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का एक सिस्टम है। तो इसमें सतत क्या है, लगातार आकलन, व्यापक क्या है, सभी पक्षों में आकलन, यानी स्कोलैस्टिक शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों में आकलन आपका। ठीक, तो सिर्फ पाठ्यचर्या गतिविधियां नहीं, अकादमिक विषय नहीं, अकादमिक व सह अकादमिक यानी स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक, यानी पेन पेपर टेस्ट भी, सब्जेक्ट नॉलेज भी, और को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, दोनों ही चीजें व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है स्कोलैस्टिक यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों चीजें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर जाएंगे, देखिएगा, बताइएगा वे कौन से भाषाई कौशल हैं जिनका आकलन पारंपरिक लिखित परीक्षणों द्वारा नहीं किया जा सकता। भाषाई कौशल, 4 भाषाई कौशल हैं आपको पता है ना। सूबो पाली से हम याद रखते हैं, प्रीवियस मैराथन देखी होगी अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे। सूबो पाली मतलब क्या हुआ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से जो सुनना, और अगर मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें, इसमें बहुत गलतियां टीचर्स भी करते हैं बताते हुए, और आप लोग तो करते हैं, नेचुरल है वो, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। सूबो पाली की अगर हम बात करें तो इनका जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो यही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सूबो पाली। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम या साइकोलॉजिकल सीक्वेंस की बात की जाए तो इसी क्रम में सीखे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाते हैं, ये 2 अलग बातें हैं। कई बार इसमें आंसर की को भी ब्लेम कर दिया जाता है, विच इज नॉट राइट, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हल्का सा लैंग्वेज में चेंज है तो आंसर बदल जाएगा। अगर कोई ये कहे कि क्रम में सीखने चाहिए तो बिल्कुल सीखने चाहिए। क्रम क्या होता है भाषा कौशलों का, तो सूबो पाली यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है, LSRW, ये क्रम है इनका, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्रम है। लेकिन क्या ये क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्रम में ही सीखे जाते हैं। कई बार आगे पीछे चीजें चल रही होती हैं, साथ में चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है क्रम में ही सीखे जाते हैं। क्रम क्या होता है, तो क्रम यही होता है, 2 अलग बातें, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आपको पता है सुनना और पढ़ना जो है वो ग्राम्यात्मक कौशल हैं, और बोलना और लिखना जो है वो आपका उत्पादनात्मक यानी आपके प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, और ये पैसिव स्किल्स में आते हैं। जो बोलना और लिखना है उसमें आप एक्टिव होते हैं तो वो सक्रिय कौशल कहलाते हैं। अगर हम बात करें जो आकलन पारंपरिक लिखित परीक्षणों से, यानी लिख के आप ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चे को लैंग्वेज स्किल कौन सी आती है, भाषा कौशल कौन सा है वो, जिसका लिख के जांचना संभव नहीं है। अब बोलने को लिखवाने से थोड़ी जांचेंगे, है ना, सुनने को लिख करके थोड़ी ना टेस्ट से पता लगेगा कि सुना कितना है। तो ये पारंपरिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। श्रवण और वाचन यानी लिसनिंग और स्पीकिंग का जो असेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ लिखने से नहीं हो पाएगा, बाकी तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पठन पढ़ने का और वाचन बोलने का, तो बोलना तो ठीक है, बट पढ़ने का तो भाई लिखवा करके किया जा सकता है, बाकी सब सेट होते ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो 33वां सवाल कहता है बारीकी से पठन, जिसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, कि जब आप इंटेंसिवली एक एक डिटेल पे फोकस कर रहे होते हैं, है ना। एक होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें आप प्लेजर यानी मजे के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं छुट्टियों में, लेकिन बारीकी से पठन में आपको डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रचनाकार की राय का पता लगाना, यानी आपको पता लगेगा जो राइटर है उसकी राय पता लगेगी बारीकी से पढ़ने पे। कठिन शब्दों को जानना, पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट सूचना के बारे में जानना, ये बात एकदम सही है। जो स्पेसिफिक डिटेल है ये बहुत बड़ा कीवर्ड है किस चीज का, इंटेंसिव रीडिंग या बारीकी से पठन का, कि पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट सूचना के बारे में जानना, यानी कोई एक स्पेसिफिक डिटेल है उसके बारे में आप जब जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप इंटेंसिवली पढ़ रहे हैं। मुख्य केंद्रीय भाव का पता लगाना, ये आपका एक्सटेंसिव में भी संभव है, वो आपको स्टोरी का पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक अध्यापक छोटी आयु के विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। वही वास्तविक वस्तुएं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, प्रमाणिक वस्तुएं कह सकते हो, ठीक। तो यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मददगार है। हम शब्द संपदा केवल वस्तुओं के माध्यम से ही सिखा सकते हैं, यानी जो आपका वोकैबुलरी का शब्द भंडार है वो सिर्फ वस्तु के आधार पर नहीं, रटवा दो भाई, शब्द भंडार बढ़ जाएगा, इस्तेमाल में ले आओ। छोटी आयु वाले विद्यार्थी अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। यह विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में देखी गई वस्तुओं के साथ शब्दों की संबद्धता जोड़ने में
सहायता करता है। अगर हम वास्तविक वस्तुएं लेकर के आते हैं, अगर हम एक न्यूज आर्टिकल लेकर के आते हैं या हम एक मेन्यू कार्ड लेके आते हैं किसी रेस्टोरेंट का जिसमें खाने की चीजें लिखी हुई है, तो बच्चा कभी माँ बाप के साथ अगर गया है तो उसके जीवन से वो चीज कनेक्ट हो रही है रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये कहता है संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव आकलन जो है, एफए टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा एसए होता है। तो एफए की जब हम बात कर रहे हैं तो एफए के बारे में, एफए में किस चीज में मदद करेगा हमें, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किस चीज में मदद करता है? कक्षा में प्रतियोगात्मक परिवेश यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे का सर फोड़ दें, गला काट प्रतिस्पर्धा कर दें, जी नहीं। अध्यापक की शिक्षण योग्यता का आकलन करना यानी उसकी पढ़ाने का तरीका कितना बेटर है, ये अध्यापक के लिए नहीं, बच्चों के लिए ज्यादा है और फीडबैक के लिए है। अध्यापक की योग्यता का आकलन कर रहे हैं आप, ये एग्जैक्ट कहना गलत होगा। शिक्षार्थियों को सुधार के लिए गुणात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है, ये बात एकदम सही है कि एक क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता है कि कहाँ कमी रह गई, उसको सुधारें कैसे। टीचर को भी मिल जाएगा, लेकिन वो फीडबैक है, ऐसा नहीं है कि योग्यता ही पूरी जांच ली गई है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भाई? ये कहता है भाषा की कक्षा में गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी एरर्स के बारे में कौन सी बात सही है। गलतियां एक प्रकार से सीखने के पहलू हैं और शिक्षार्थी अध्यापक दोनों को ही प्रतिपुष्टि देते हैं, बात तो सही लग रही है भाई, दोनों को फीडबैक मिलेगा। शिक्षार्थी के भाषा प्रयोग में गलतियों में उसी समय सुधार कर देना चाहिए, नहीं, समय देना है बच्चे को ताकि वो खुद से भी उस तक पहुंच पाए जो उसकी गलतियां हैं। गलतियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि बच्चे मंद गति से सीखते हैं, ये एकदम कहना गलत होगा। गलतियां द्वितीय भाषा में ही होती हैं, प्रथम के जो यानी द्वितीय भाषा में यदि गलती आ रही है तो भाषा के जो प्रथम भाषा है उसमें व्यवधान का संकेत कर रही हैं, ये सब फालतू बातें हैं। गलतियां होती ही हैं, होंगी ही और होनी चाहिए भी, जिससे हमें पता लग जाए। सिर्फ गलतियां ही नहीं, बट गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है, इससे ये सीखने का ही एक पहलू है। शिक्षार्थी व अध्यापक दोनों के लिए ये फीडबैक का काम करते हैं कि कहाँ हमें बेहतर तरीके से सिखाने की जरूरत है और कहाँ बच्चे को सीखने की जरूरत है, दोनों के लिए एक फीडबैक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन यानी जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है उसके बारे में सही नहीं है? तो पोर्टफोलियो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है एक तरह की, जिसमें लगभग बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे या बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है, स्पेशली जो अच्छा उसके बारे में अचीवमेंट्स हैं उसकी, कई बार सिर्फ अच्छा ही नहीं बाकी पक्ष भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। एक फाइल है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी जो वो सीख रहा है उसका एक प्रमाण है, हाँ ठीक बात है, उसमें रिकॉर्डेड है वो चीज। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वाधीन होने में मदद करता है, इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगा, फीडबैक मिल जाएगा बच्चे को अपनी फाइल देख करके वो कहाँ किस क्षेत्र में अच्छा है। यह विद्यार्थियों के विमर्श को पोषित करता है और अपने अधिगम के लिए स्वयं के पुनर्वीक्षण में मदद करता है, ये बात भी सही है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार किया जाने वाला आकलन है, ऐसा नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी एक लंबे समय में या कुछ साल में या साल भर में या लगातार चलने वाला आकलन है, जिसको हमने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रिपोर्ट तैयार की है। इस साल बच्चे ने ये स्पोर्ट्स में अच्छा किया था, इस महीने में ये किया था, इस चीज में ये किया था, या फिर जो भी उसकी गतिविधियां रही हैं। तो ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये चलता रहता है, एक तरह से सतत है कुछ हद तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन पूर्व गतिविधि में आएगा, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी रीडिंग से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, कोई उस बात से संबंधित उस चैप्टर के आसपास की उसकी अवेयरनेस कितनी है वो पता की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन पूर्व गतिविधि में मददगार है? व्याख्या संबंधी कार्य, अनुमान लगाने वाला कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश करने के लिए कहना, सारांश बाद में कराया जाता है, व्याख्या भी बाद में या साथ में चल रही होती है, लेकिन पहले पढ़ने से पहले की बात हो रही है। व्याकरणिक संरचना कहाँ से आ गई, अभी तो पढ़ाई भी नहीं की, उस सब्जेक्ट या चैप्टर के बारे में कहां से पहले से वो पता लग जाएगा कि व्याकरणिक संरचना क्या है उसमें। तो अनुमान लगाने वाले कार्य है कि हम बच्चों कह रहे हैं अच्छा ये टाइटल है आज का, आप अनुमान लगाओ इसके बारे में क्या होगा या आपको कितना पता है, तो वो बताएगा अपने अनुमान से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ये क्या कहता है समझते हैं। वाचन कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाचन बोले तो बोलना, ठीक। तो अगर हम बोलने वाली स्किल की बात करें तो कौन सा एक सूबोपाली में से बो की बात चल रही है, कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है? स्पष्ट और सही उच्चारण का प्रयोग, मधुर और सरस आवाज में बोलना, संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, या फिर ध्वनि में उतार चढ़ाव और लहजे का ध्यान रखना। बताइएगा तो इसमें सबसे बेहतर क्या है? देखिए उच्चारण कितना भी अच्छा हो, मधुर आवाज कितनी भी हो, ध्वनि में उतार चढ़ाव भी है, लेकिन अगर आप सही अर्थ ही नहीं पढ़ पाए, समझ करके सही अर्थ नहीं समझ पाए, या संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं बोलना आता, तो वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर।
निम्नलिखित में से कौन सी धारणा भाषा शिक्षण में गलत है, यानी लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा एक पर्सपेक्टिव है जो गलत होगा यहाँ पे। तो फटाफट से आप जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम पटना, मैं बीएड फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सीटेट पेपर 1 का एग्जाम मुझे देना चाहिए, अगर फॉर्म फिल कर दिया है राहुल तो बिल्कुल दे करके आओ पेपर को, है ना। आगे क्या होगा तब तक क्लैरिटी आ जाएगी, जब तक दोबारा सीटेट आएगा ये लोग सब अपना अपना क्लियर कर देंगे। अभी तो चीजें क्लियर उस लेवल पे हैं ही नहीं। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो बाकी एग्जाम का हो, चाहे वो सीटेट हो, पेपर अपना दे करके आओ, चाहे बेशक आप बीएड कर रहे हो, ठीक है ना। बात सही है नहीं? मैं लूंगी आपके कमेंट्स, लास्ट में लूंगी। डी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा भाषा शिक्षण में गलत है, लैंग्वेज टीचिंग के बारे में गलत है। शिक्षार्थी वास्तविक स्थितियों में प्रयोग करने की कोशिश, ये तो सही है। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। जो उसकी मातृभाषा है, पहली भाषा जनरली वही होगी। भाषा शिक्षण संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर केंद्रित होता है, यानी जो आपकी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, बात सही है। लेकिन भाषा शिक्षण में बोलने के स्थान पर लेखन को महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना एकदम गलत होगा। सारे ही जो कौशल हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं किसी के स्थान पे किसी को महत्व दे देंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संदर्भ में व्याकरण में मुख्यतः किस पर जोर दिया जाता है, बताइएगा। संदर्भ में व्याकरण में मुख्यतः किस पर जोर दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन तो हम अभी कर चुके हैं। संदर्भ में व्याकरण पे आप रट्टे नहीं लगाते, अनुवाद के थ्रू, जो अभी आप सही जवाब दे रहे थे, जिसको जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, जो व्याकरण अनुवाद विधि थी, बिल्कुल गलत है जो कि जवाब, है ना। व्याकरण अनुवाद विधि में तो व्याकरण संदर्भ में नहीं, अलग से आइसोलेशन में सिखाई जाती है, उसमें तो बस नियम ही नियम याद करवाए जाते हैं। नियमों का अति सामान्यकरण, ओवर जनरलाइजेशन नहीं, भाषा के नियम आत्मसात करते हैं। जब आप संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं वो नियम। अब जब आप एक कहानी पढ़ रहे हैं तो आपकी भाषा अपने आप बेटर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद से समझ में आने लगती है, क्योंकि बहुत सारे नियम आप आत्मसात कर चुके हैं संदर्भ के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42वां सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है, यानी किसके बारे में सही नहीं है, ग्रामर टीचिंग के बारे में सही नहीं है, यानी प्रामाणिक संप्रेषण में नियमों को प्रस्तुत करना, यानी जब आप कोई डिस्कशन चल रहा है तो वहां नियमों को प्रस्तुत करें, तो ये तो सही है। संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना सही है। वास्तविक जीवन जैसे संवाद द्वारा नियमों का अभ्यास करवाना, ये भी सही है, कि जो वास्तविक जीवन जैसा संवाद चल रहा है कोई और वहां पे कोई नियम है तो वो रियल लाइफ में आपने नियम सिखा दिया। नियमों को कंठस्थ करके तथा ड्रिल या व्याकरण के द्वारा सिखा, व्याकरण रटवाना सीखना, ये एकदम गलत तरीका है, इसको रटंत विद्या कहेंगे, जो कि चलंत नहीं। डी ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 2-3 सवाल और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी भी होगी एनसीएफ की, यूट्यूब पे सर्च करके या बैचेस में, तो आपको पता है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वो जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या 5 मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं, उनके विषय में या उन 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा एक यहाँ नहीं है, बताइएगा एक बार फटाफट से। मोनी मलिक कह रही है 25, 27, 29। मैं मोनी लिख लेती हूँ कहीं पे, मेरे पास पेन होगा तो। 25, क्वेश्चन नंबर 25, 27 और 29 के आंसर इंग्लिश पेडागोजी में और हिंदी में क्लैश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी, एक बार चेक कर लूंगी कि कहीं ट्रांसलेशन का मिस्टेक है या हमारे पढ़ने में कोई गड़बड़ हुई है, जो कि संभव है। देखिएगा एक बार। धन्यवाद बोनी, बोनी नहीं मोनी, ठीक है। देखिएगा एक बार 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, और वो जो आपका पिन कमेंट होता है वहां मैं मेंशन भी कर दूंगी अगर कुछ चेंज हुआ उन तीनों आंसर्स में। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। विद्यालय के बाहर के जीवन को ज्ञान के साथ जोड़ना, ये तो है, बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट करें हम। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम कंठस्थीकरण पर आधारित नहीं है, ये बात भी सही है, रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड नहीं है आपकी जो लर्निंग है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने के स्थान पर बच्चों के समग्र विकास, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं है, रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। एक पेशेवर अध्यापक की भूमिका निर्वाह करना, पेशेवर अध्यापक का क्या मतलब है यहाँ पे, है कि जो ट्यूशन भी पढ़ाए अपना बस पेशे पे ही ध्यान रखे, इसको लाइफ में जिए कम और सिर्फ पेशा है एक अध्यापन जो एक काम है वो सिर्फ एक पेशे की तरह देखना, ये गलत होगा टीचिंग के केस में, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कहीं भी नहीं आता, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अध्यापक बच्चों का आकलन क्यों करती है, यानी
टीचर जो है वो असेस क्यों करती है बच्चों को, यह पता लगाने के लिए कि कक्षा में भाषा का सर्वाधिक अच्छा उपयोग कौन करता है, तो हमें बेस्ट चाहिए। इसलिए बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाना, ये कुछ हद तक सही है। बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह योजना बनाना, ये भी बात सही है। बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए ये एकदम गलत है। बताइएगा एक बार। बी ऑप्शन 46% लोग यहां दे रहे हैं जवाब में। देखिएगा, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें यहाँ बी और सी में कंफ्यूजन है, ये मुझे याद आ रहा है इंग्लिश में भी जब हमने किया था तो कंफ्यूजन थी। देखिएगा एक बार, 38% लोग बी कह रहे हैं और 49% लोग सी कह रहे हैं। समझ लेते हैं एक बार कि पूछा क्या है एग्जैक्टली। अध्यापक बच्चों का आकलन क्यों करते हैं, यह पता लगा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाने के लिए, बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह योजना बनाने में। ये ज्यादा बेटर है अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें। ऑफिशियल आंसर भी इन्होंने यही दिया हुआ है एज फार एज आई रिमेंबर। बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाने के लिए, ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कमियों का पता लगाने के लिए आकलन होता है क्या, नहीं होगा, है ना। तो अगर इसमें हमने इंग्लिश में कुछ डिफरेंट डिस्कस किया है तो भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल हो जाता है। बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह है योजना बनाने में। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। ये दे सकते थे दोनों में से कोई भी आंसर, लेकिन अगर थोड़ा सा सेंसिबली हम देखें तो सिर्फ कमियों का पता लगाने के लिए आकलन नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, इस चीज की योजना बनाने में, चाहे उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करेंगे, या जो भी नीडेड होगा वो करेंगे। तो बी गलत नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। अध्यापक नए शब्दों का प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वास्तविक वस्तु समझिए, जो ऑथेंटिक या रियल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ लेकर के आ रहे हैं, इसको रियलिया बोलते हैं। वास्तविक वस्तु को ऑथेंटिक मटेरियल नहीं कहेंगे, रियलिया कहेंगे इंग्लिश में। अगर पूछ लिया जाए, जब आप रियल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या भाषा को सिखाने के लिए, जब आप एक पेन को पढ़ाने के लिए पेन लेकर के आते हैं क्लास में, तो ये रियलिया का उदाहरण है। ये तो कुछ और पटाखा बन गया है ना। तो अगर हम बात करें वास्तविक वस्तुओं की, तो नए शब्दों का प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक वस्तुएं कहलाती हैं। खिलौना कहेंगे इनको, शिक्षण युक्तियां कहेंगे, या शिक्षण विधियां कहेंगे। आसान सा जवाब है, तो आप सभी सही दे रहे हैं, इसमें क्या ही करेंगे। खिलौना होगा ये हमेशा, ये तो कहना गलत होगा। शिक्षण युक्तियां हैं, ये वस्तुएं हैं। भाई इन वस्तुओं को क्या कहते हैं ये पूछा है। विधि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें आप वस्तुएं लेके आ रहे हैं, बट इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो ये वास्तविक वस्तुएं कहलाएंगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या इंग्लिश में रियलिया कहलाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली पूछा गया है। आउट ऑफ 44 या 45 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ सही आंसर्स के साथ भी मिल जाएगा। और जो आंसर किसी ने तो बताए थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, 25, 27 और 29, उसको भी मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगी और कमेंट्स में आपको पिन कर दूंगी। बाकी सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कितने मार्क्स आपके आए, वो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। कल मिलते हैं 9 o'clock, है ना। मैथ्स पेडागोजी का जो मेगा सेशन है, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट की मेगा प्रैक्टिस आपका खत्म हो जाएगा, तो वो हम कल कर लेंगे। और परसों आपका सीडीपी का मैराथन होपफुली जो है हम ले ही लेंगे 9 बजे ही। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। 39, 30 थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला फॉर्म में हम थे, तो आज हमने स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा रखा है। ठीक है, एसएसटी के लिए क्या करूं, कोई कह रहा है, या तो कहीं से किसी के नोट्स मिल जाए, मतलब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो इस समय पे, है ना। या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बेटर करके, और एसएसटी की पेडागोजी वाले सेक्शन को थोड़ा प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी की कोई समरी देख लो, यूट्यूब पे कराई होगी किसी ने जरूर। वैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी पहले से ही होती है एसएसटी में 6 to 8 की, तो वो आप थोड़ा सा देखोगे ना। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लोगे और बाकी के आपके तीनों सब्जेक्ट सेट हैं, तो पेपर रुकता नहीं है फिर पेपर 2 वाला। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। बफरिंग बहुत थी मैम, गॉड गिविंग मुझे नहीं लगता यार बफरिंग थी। आज थोड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं रूपा, उदास तो कुछ नहीं यार, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई इस महीने। मैंने बताया था आपको, वो कई चक्कर तो गांव के लग गए, फिर इंटरनेट की भी प्रॉब्लम रही उस चक्कर में, फिर अभी थकान इतनी हुई, कल भी काफी तबीयत खराब रही, है ना। तो इसलिए आज हम इंडिपेंडेंस डे पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही है।
बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग जो हमने की थी, मैराथन 1 तारीख से होना था, वो सारी डिस्टर्ब हो गई बहुत सारे, बट लाइफ ऐसी होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं कई बार चीज़ें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।